तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे थे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के तहत हम अध्ययन कर चुके हैं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले चरवाहे समुदाय के जीवन के बारे में। हमने समझा कि किस तरह से सर्दी और गर्मी के हिसाब से इन चरवाहे समुदाय के द्वारा स्थानों का परिवर्तन किया जाता है। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत के मैदानी, पठारी और रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले चरवाहे समुदाय के बारे में। बच्चों, चरवाहे पठारों, मैदानों व रेगिस्तानों में बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। एक बार इस वीडियो को शुरू करने से पूर्व हम ये देख लेते हैं कि पठार, पर्वत और मैदानी भागों में क्या अंतर होता है। बच्चों, पर्वत की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर से इसकी आकृति नुकीली होती है, यानी इसके चोटी होती है। लेकिन अगर हम पठारों को देखें तो इनकी ऊंचाई पर्वतों की तुलना में तो कम होती है, हालांकि मैदानी भागों की तुलना में इनकी ऊंचाई अधिक होती है और ऊपर से ये समतल होते हैं, यानी जो ऊपरी भाग होता है इनका समतल होता है, जहाँ पर आसानी से जीवन यापन किया जा सकता है। अगर हम मैदानी भागों को देखें तो मैदानी भाग समतल होते हैं और ये नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ जो मिट्टी होती है, नदियों के द्वारा जो बहाकर पर्वत से जो बहाकर कंकर, पत्थर, मिट्टी लाए जाते हैं, उनके जमाव से मैदानी भागों का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम इन अलग अलग क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले चरवाहे समुदाय का तो हम अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम अध्ययन करेंगे पठारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में और जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं ना, रेगिस्तानी क्षेत्र पता है ना, जहाँ मरुस्थल होता है, बारिश भी बहुत कम होती है, सूखे क्षेत्र होते हैं, तो इन क्षेत्रों का हम अध्ययन करेंगे, इन क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहा समुदाय का। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाराष्ट्र के चरवाहे समुदाय धंगर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम मानचित्र में महाराष्ट्र की स्थिति देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये गुजरात है और गुजरात से जस्ट नीचे यहाँ ये क्या है, ये है महाराष्ट्र। क्या है बच्चों, ये महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कौन सा समुदाय रहता है? महाराष्ट्र में धंगर समुदाय रहता है। तो धंगर समुदाय महाराष्ट्र में बहुतायत से पाया जाता है, यानी एक जाति विशेष होती है ना, एक समुदाय विशेष जो किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में धंगर समुदाय बहुतायत में पाया जाता है। अगर हम 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इनकी आबादी देखें तो इनकी आबादी 4,67,000 थी। देखो कितनी ज़्यादा संख्या में ये लोग वहाँ रहते थे। धंगर समुदाय में से कुछ लोग तो चरवाही का कार्य करते थे, जबकि कुछ लोग कंबल व चादरें भी बनाते थे। ठीक है, तो हम ये जो धंगर समुदाय है, इनमें जो लोग चरवाही का काम करते थे उनके जीवन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का टॉपिक क्या है? चरवाहे समुदाय। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से धंगर जो समुदाय के लोग होते हैं, धंगर जो चरवाहे होते हैं, वो अपने स्थानों का परिवर्तन करते हैं। बच्चों, आपको पहले के वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था याद होगा कि किस तरह से पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले चरवाहे समुदाय के द्वारा सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपने स्थानों का परिवर्तन किया जाता है। यहाँ सर्दी और गर्मी के हिसाब से स्थानों का परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि ये जो पठारी भाग होते हैं इसमें बरसात और सूखे के मौसम के हिसाब से स्थानों का परिवर्तन होता है। यानी जगह परिवर्तन तो होता है, जगह तो बदलते हैं ये लोग, लेकिन सर्दी और गर्मी के हिसाब से न बदल करके सूखे और बारिश के मौसम के हिसाब से ये अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। डंगर जो गडरिये होते हैं ये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों पर रहते हैं। जब बरसात का मौसम होता है तो ये जो मध्य का, जहाँ मैंने ये गोला बना रखा है, यहाँ जो मध्य के पठारी भाग होते हैं यहाँ निवास करते हैं। क्यों निवास करते हैं बारिश के समय में यहाँ पे? कि बारिश का समय जब नहीं होता है तब तो यहाँ अधिकतर अर्ध शुष्क मौसम रहता है, चरने के लिए पशुओं को पर्याप्त मात्रा में कुछ जो चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ स्थितियाँ ठीक हो जाती हैं, पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था हो जाती है। तो ये लोग बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते हैं, क्योंकि मानसून के कारण वहाँ पशुओं के लिए एक विशाल चारागाह बन जाता है। अभी एक बार देखिए, जैसे ही ये मानसून समाप्त होता है, सूखा पड़ता है, ये लोग कहाँ आ जाते हैं? यहाँ देखिए, ये जो तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? कोंकण के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तट है ये, बच्चों पता होगा आपको, पश्चिमी तट यहाँ विस्तृत है। ठीक है, तो पश्चिमी जो तट का क्षेत्र है इसको कोंकण कहा जाता है। तो जैसे ही सूखा शुरू होता है ये कोंकण में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं कोंकण में? क्योंकि सूखे में जो ये पठारी भाग होता है यहाँ पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था नहीं हो पाती है और पानी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सूखे के समय ये कोंकण के क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि कोंकण का क्षेत्र सूखे में भी बहुत अधिक उपजाऊ रहता है और पशुओं के लिए आराम से यहाँ चारा प्राप्त हो जाता है।
अभी हम देख पा रहे हैं कि अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते हैं और बाजरे की कटाई करके ये लोग नए चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ निकल पड़ते हैं और महीने भर पैदल चलने के बाद अपने रेवड़ों के साथ ये पहुंच जाते हैं कोंकण के इलाके में। कोंकण का इलाका मैंने आपको बता ही दिया है, ये जो तटवर्ती इलाका है ये कौन सा इलाका है, कोंकण का इलाका। तो ये कोंकण के इलाके में अपना डेरा डाल लेते हैं, क्योंकि अच्छी बारिश के कारण जो कोंकण का क्षेत्र होता है उसमें खूब खेती तब तक हो चुकी होती है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं ये महाराष्ट्र का अपना धंगर समुदाय, और धंगर समुदाय में मैंने बताया कि ये कौन सा क्षेत्र है, कोंकण का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ गोवा तक ये जो तटवर्ती जो क्षेत्र है, तो ये यहाँ पहुँच जाते हैं। जब ये मतलब आते हैं सितंबर के लास्ट में कोंकण वाले प्रांत में, तो कोंकण के जो किसान होते हैं वो इन चरवाहों का स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते हैं उस समय किसान अपनी खरीफ की फसल काट करके खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बना रहे होते हैं। और ये क्यों स्वागत करते हैं धंगर समुदाय के लोगों का, क्योंकि धंगर समुदाय अपने मवेशियों के साथ आते हैं और उनके मवेशी ये जो कोंकण के किसान हैं इनकी भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि ये मवेशी किस तरह से उपजाऊ बनाने में मदद करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये मवेशी जो उनके खेत हैं जिनमें कटाई अभी लगभग की ही गई थी, कटाई के बाद जो बचे हुए ठूठ होते हैं ये उनको खाते हैं, साथ ही गोबर करते हैं, और गोबर करने से जो ये कोंकण समुदाय के खेत होते हैं, कोंकण समुदाय के लोगों के, किसानों के, उनको खाद प्राप्त होती है। तो इसलिए ये वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ देखिए कि किस तरह से धंगर समुदाय आ रहे हैं अपनी खरीफ की फसल की कटाई करके, और यहाँ कोंकण क्षेत्र के किसान इनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अपनी खरीफ की फसल काट के चुके होते हैं और इनको अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिए ये जो धंगर समुदाय हैं इनके मवेशी मदद करते हैं। मानसून की बारिश शुरू होते ही वापस से ये धंगर समुदाय है, ये कोंकण का जो क्षेत्र है इसको छोड़ देते हैं और वापस अपने क्षेत्र में, अपने जो सूखे पठारों वाला महाराष्ट्र का पठारी भाग होता है वहाँ लौट जाते हैं। लौटने का जो मेन कारण है वो ये होता है कि कोंकण का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा दलदली हो जाता है। बारिश के समय में सिर्फ भैंस ही एक ऐसा जीव है जो कि दलदली क्षेत्रों में रह सकती है, जबकि भेड़ बकरी है ये इस बदले हुए मानसूनी जो दलदली क्षेत्र है इसको सहन नहीं कर पाते हैं। जब ये धंगर समुदाय के क्षेत्र कोंकणी क्षेत्र से वापस अपने क्षेत्र को जाते हैं तो कोंकणी जो किसान होते हैं इनके द्वारा इनको चावल भी दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके जो धंगर समुदाय है इनके क्षेत्रों में चावल की पैदावार नहीं होती है। अगला हम समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चरवाहे समुदाय के बारे में। तो सबसे पहले हम मानचित्र में देख लेते हैं कि ये जो चरवाहे समुदाय है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कहाँ निवास करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र से जस्ट नीचे ये कर्नाटक है और ये जो सीमा है ये है आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो गोला समुदाय के लोग होते हैं, कुरुमा कुरुबा समुदाय के लोग होते हैं, हम उनका ही अध्ययन करेंगे। तो गोला समुदाय के लोग गाय भैंस पालने का कार्य करते हैं, जबकि कुरुमा और कुरुबा जो समुदाय के लोग होते हैं वो भेड़ और बकरियां पालने का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ लोग कुछ अन्य व्यवसाय भी करते हैं, जैसे कि बुने हुए कंबल बेचते हैं। ये लोग जंगलों व छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते हैं और जानवरों की देखभाल के साथ कृषि से संबंधित कुछ कार्य भी करते हैं। तो हमने जानकारी प्राप्त की किस तरह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो गोला समुदाय के व्यक्ति निवास करते हैं, कुरुमा और कुरुबा जो चरवाहे समुदाय के व्यक्ति निवास करते हैं, वो किस तरह की गतिविधियों से अपना जीवन यापन करते हैं। अब हम देखते हैं उनकी पलायन की स्थिति को कि किस तरह से वो अपने स्थान का परिवर्तन करते हैं, उनकी आवाजाही कैसे प्रभावित होती है। तो बच्चों ये लोग भी बारिश और सूखे के हिसाब से अपने स्थानों का परिवर्तन करते हैं। जैसे ही सूखा शुरू होता है ये तटीय इलाकों में चले जाते हैं, क्योंकि तटीय इलाका बारिश के कारण काफ़ी अच्छा उपजाऊ हो चुका होता है, वहाँ उनके पशुओं को अच्छे से चरने की सुविधा भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है तटीय इलाके दलदली हो जाते हैं। वही दिक्कत आती है कि यहाँ पे पशु समायोजित नहीं हो पाते हैं दलदली क्षेत्रों में, तो ये वापस अपने पठारी भागों में आ जाते हैं, क्योंकि बारिश के कारण पठारी भागों की भी हालत ठीक ठाक हो चुकी होती है, यानी ठीक ठाक इनके पशुओं को चरने के लिए प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे गोला समुदाय के लोगों को और या ये कुरुमा समुदाय के लोगों को दर्शाया गया है।
आगे बात करते हैं हम बंजारा समुदाय की। बंजारा समुदाय मेनली जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, राजस्थान के क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान से सीमा लगते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, यहाँ पे जो सीमा मिली हुई मध्य प्रदेश के क्षेत्र में और महाराष्ट्र के क्षेत्र में हमें ये बंजारा समुदाय के लोग देखने को मिलते हैं। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं अपने पशुओं के रेवड़ के साथ। रास्ते में जब इनको अनाज और चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो अपने अनाज व चारे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेचते हुए चलते हैं। जैसे हमने देखा होगा कई बार ये लोग नमक बेचने का कार्य करते हैं, लहसुन भी बेचने लगते हैं, जीरा भी बेचते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की जो अन्य क्रियाएं हैं वो लोग ये कर लेते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते हैं। बच्चों, हमने देखा कि चरवाहा समुदाय का जो मेन उद्देश्य होता है स्थान परिवर्तन करने का, वो यही होता है कि उन्हें नए नए चारागाहों की तलाश होती है, ठीक है। अभी हम अगला जो समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं, राजस्थान के रायका समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने महाराष्ट्र का धंगर समुदाय देखा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में क्षेत्र में रहने वाले गोला समुदाय के सदस्यों को देखा कि किस तरह से वो बारिश और सूखे के मौसम के हिसाब से अपने स्थान का परिवर्तन करते हैं, ठीक है। बंजारा समुदाय का भी अध्ययन किया। तो हम पठारी भाग और मैदानी भाग के समुदाय का अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले रायका समुदाय की गतिविधियों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि रायका समुदाय के व्यक्ति निवास कहाँ करते हैं। तो रेगिस्तानी इलाका यानी राजस्थान की जो थार का रेगिस्तान है, राजस्थान में विस्तृत है, वहाँ पर ये निवास करते हैं। एक बार जिले देख लेते हैं, कौन कौन से जिले में ये विशेषतः फैले हुए हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और जोधपुर और ये यहाँ पे बाड़मेर, इसी के साथ ये बीकानेर का क्षेत्र, यहाँ पर ये जो रायका समुदाय के लोग हैं ये बहुतायत में पाए जाते हैं। ये लोग खेती के साथ साथ चरवाही का कार्य करते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम प्रारंभ होता है, बरसात के मौसम में ये अपने गांव में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये खेती बाड़ी का कार्य भी करते हैं। तो इनको गांव में आराम से अपने पशुओं को चरने के लिए चारा भी प्राप्त हो जाता है और खेती भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही अक्टूबर आता है, अक्टूबर आते आते ये अपने जो मूल स्थान होता है उसको छोड़ देते हैं, नए नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाके की तरफ निकल जाते हैं और फिर वापस जब दोबारा अच्छी बारिश होती है तो ये वापस अपने उसी स्थान पर वापस लौट आते हैं। रायकों में सब लोग अलग अलग पशुपालन का कार्य करते हैं। रायकों का एक तबका जो कि ऊंट पालन का कार्य करता है, मतलब कुछ तो ऊंट पालते हैं, कुछ भेड़ बकरी पालते हैं, लेकिन जो एक तबका होता है वो ऊंट पालने का कार्य करता है। और जो ये ऊंट पालने वाला तबका है इसको किस नाम से जाना जाता है, मारू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मारू लोगों की जो रहने के स्थान है, कुटिया, उनको दर्शाया गया है। चरवाहा समुदाय अपने रेवड़ के लिए पानी व चारागाह की उपलब्धता के आधार पर स्थान परिवर्तित करता है। भाई यहाँ के जो चरवाहा समुदाय के लोग हैं ये जब दूसरे स्थान पे जाते हैं तो ये देखते हैं कि पानी तो वहाँ पर्याप्त है, चारागाह तो मतलब पशुओं को चरने के लिए चारा तो वहाँ पर्याप्त उपलब्ध है। सफ़र के दौरान उनको गाँव में जो सफ़र के दौरान रास्ते में जो गांव पड़ते हैं उनके किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर अच्छे संबंध रहेंगे तभी उनके जानवर, उनके जो दूसरे किसान हैं उनके खेतों में घास चर पाएंगे, ठीक है। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में ये चरवाहा समुदाय खेती, व्यापार व चरवाही जैसे बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। तो बच्चों, हमने देखा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पठारी क्षेत्र में रहने वाले, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले और रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले चरवाहा समुदाय के जीवन के बारे में कि किस तरह से इन समुदाय के व्यक्ति सूखे और बारिश के हिसाब से, मौसमी परिवर्तन के हिसाब से अपने स्थानों का परिवर्तन करते हैं। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान चरवाहा समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। धन्यवाद।